नमस्कार। रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर नंबर 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का पार्ट 3 जिसमें हम एलिमिनेशन रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती है? विलोपन अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाओं का जस्ट अपोजिट होती है। जिस प्रकार से योगात्मक अभिक्रियाओं में हमने पढ़ा था कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, उसी प्रकार एलिमिनेशन रिएक्शन में दो एडजेसेंट एटम्स से जुड़े हुए एटम्स का विलोपन होता है, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक होकर एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो दीज रिएक्शंस आर अपोजिट टू एडिशन रिएक्शंस। In this reaction, one sigma bond from each of the adjacent atom is broken and a new pi bond is formed between them. क्लियर? जैसे A और X के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और B और Y के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, X Y का एलिमिनेट हो गया, क्या प्राप्त हो गया? पाई बॉन्ड का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से दो सिग्मा बॉन्ड एडजेसेंट एटम से जुड़े हुए हैं, उनका ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल्स देखो, डीहेलोजिनेशन। जब हम 1,2-डाइब्रोमोएथेन की रिएक्शन जिंक की प्रेजेंस में जब इसको हीट करते हैं तब Br2 का ZnBr2 का एलिमिनेशन होता है और हमें क्या प्राप्त होता है? एल्कीन। क्लियर? इसी प्रकार जब डिहाइड्रेशन, एथेनॉल का डिहाइड्रेशन कंसनट्रेट H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाते हैं तो H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और हमें क्या प्राप्त होती है? एल्कीन। क्लियर? तो और भी कई एग्जांपल्स होते हैं जैसे डिहाइड्रो हेलोजिनेशंस आदि, जो हम आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें एल्किन्स वाले में, फॉर्मेशन ऑफ एल्किन्स, उसमें और देख लेंगे। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस में आकर बाय टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। एलिमिनेशन रिएक्शंस दो प्रकार के मैकेनिज्म के द्वारा होती है, एक तो E1 मैकेनिज्म और एक होती है E2 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म यानी एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर। E1 मैकेनिज्म दो स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन बनता है, ठीक है, और जो सेकेंड स्टेप होती है उसमें कोई बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके हमें एल्कीन का निर्माण करता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेस कैटेलाइज्ड डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इन एक्वस एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव आइसोब्यूटिन। ठीक है, जब टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का एक्वस एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाते हैं तब क्या प्राप्त होता है? आइसोब्यूटिन। फॉर एग्जाम्पल की वो रिएक्शन देखो आप, ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। क्लियर? इसका फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? कार्बन और ब्रोमीन का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, और हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोकेटायन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। अब नेक्स्ट स्टेप में ये स्लो स्टेप होती है जिसमें क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ये अपना बेस है हाइड्रोक्साइड आयन, यह बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब ये इस प्रोटॉन को लेगा तो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव होंगे और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का निर्माण होगा और हमें जो अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट है आइसोब्यूटिन वह प्राप्त होता है। तो सबसे पहली स्टेप में क्या बना? कार्बोकेटायन। और दूसरी स्टेप में क्या हुआ? बेस ने क्या किया? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके डबल बॉन्ड का निर्माण किया। इसको बोलते हैं E1 मैकेनिज्म। अब बात करते हैं E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म एलिमिनेशन बाइमोलिक्यूलर। E2 मैकेनिज्म एक ही स्टेप में होती है। एग्जांपल के लिए बेस कैटेलाइज्ड डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स। ये अपना प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स है, एथिल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन जो सोडियम एथॉक्साइड के साथ करवाता है C2H5Na, तो HBr का एलिमिनेशन होता है और क्या प्राप्त होता है? एल्किन। रिएक्शन कैसे होती है? ये अपना एथिल ब्रोमाइड है,
C2H5OH माइनस C2H5O माइनस तो ऑक्साइड आयन इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का निर्माण करेंगे और ये Br माइनस बाहर। तो ये एक ही स्टेप में बेस ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया और कार्बन और ब्रोमीन के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और क्या प्राप्त हुआ अपन को एल्किन। तो Br माइनस बाहर और एथेनॉल बाहर। तो इस प्रकार से E2 मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। अब बात करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इन सच रिएक्शंस एन एटम, ए ग्रुप और ए डबल बॉन्ड माइग्रेट्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन विद इन द सेम मॉलिक्यूल। इस प्रकार की रिएक्शंस में एक ही मॉलिक्यूल्स में कोई एटम या ग्रुप या डबल बॉन्ड का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर क्या होता है, माइग्रेशन होता है। जैसे ए बी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक्स और वाई। तो यहाँ पर अगर एक्स की जगह वाई आ जाए, वाई की जगह एक्स आ जाए, तो देखो माइग्रेशन हुआ नहीं हुआ। वाई पहले वाई से जुड़ा हुआ तब क्या जुड़ गया, ए से, और एक्स पहले ए से जुड़ा हुआ तब क्या जुड़ गया, बी से। इस प्रकार के एटम्स का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या होता है, माइग्रेशन। इसी प्रकार से डबल बॉन्ड देख लो, यहाँ पर बी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है और माइग्रेट होकर क्या गया, ए और बी के बीच में। तो इस प्रकार डबल बॉन्ड्स का भी माइग्रेशन पॉसिबल है। तो इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, फर्स्ट एग्जाम्पल में ये ब्यूटेन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वन पोजीशन पर अगर मैं प्रोपेन मान के चलूँ तो ये वन पोजीशन पर CH3 और यहाँ पर 2 पर हाइड्रोजन है। जब AlCl3 की प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाता है तो हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, CH3, और CH3 की जगह क्या आ गया, H। तो इस प्रकार CH3 की पोजीशन और हाइड्रोजन की पोजीशन क्या हुई, चेंज। क्लियर। इसी प्रकार से इस वाले एग्जाम्पल में देखो, यहाँ भी जब AlCl3 की प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो Cl जो कि फर्स्ट पोजीशन पर है वो कहाँ जाता है, सेकेंड पोजीशन पे, और यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, फर्स्ट पोजीशन पे। इसी प्रकार एसिटाइल नाइट्रीन देखो, एसिटाइल नाइट्रीन जिसको इसमें जो एक प्रकार रीअरेंजमेंट होता है जिसको बोलते हैं वॉल्फ रीअरेंजमेंट। यहाँ क्या होता है, ये नाइट्रोजन की जो लोन पेयर्स हैं वो इधर और ये कार्बन CH3 ग्रुप इधर माइग्रेट हो जाता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था ही। अब ये CH3 ग्रुप किससे जुड़ गया, नाइट्रोजन के साथ, तो मेथिल आइसोसाइनेट अपन को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से भी रीअरेंजमेंट होता है जिसको बोलते हैं वॉल्फ रीअरेंजमेंट। इसी प्रकार फेनिल एसीटेट में देखो आप, बेंजीन के साथ क्या जुड़ा है, OCOCH3। NaCl3 की प्रेजेंस में यहाँ से COCH3 का माइग्रेशन ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होता है, क्लियर, और वहाँ से हाइड्रोजन एटम का इस ऑक्सीजन पर, क्लियर। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं फ्राइस रीअरेंजमेंट। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, फिनॉल्स में जाके आप देख सकते हो। तो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल प्राप्त होता है। इसी प्रकार सल्फामिक एसिड में आप देखो SO3 ग्रुप का SO3 से जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ SO3 वो कहाँ जाएगा, बेंजीन के पैरा पोजीशन पे। तो इस प्रकार से ये रीअरेंजमेंट होता है। इसी प्रकार से फेनिल हाइड्रोक्सिलैमीन में हाइड्रोक्सी ग्रुप का नाइट्रोजन से कहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है, बेंजीन की पैरा पोजीशन पर, तो पैरा एमिनोफिनॉल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से कोप रीअरेंजमेंट होता है जो कि हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में पढ़ते हैं। धन्यवाद।